जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी का मानचित्र, मतलब उत्तर प्रदेश का मानचित्र आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा इंडियन मैप का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या स्पेशल है, क्या चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यूपी के पूरे मैप को कवर करेंगे, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप दोनों। और इसमें हम लोग रिवर के बारे में पढ़ेंगे, यूपी में कौन सी नदियाँ बहती है, कौन कौन सी नदियाँ इसमें प्रमुख है। तो हम इन सभी चीज़ों को पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो हम इसका दो पार्ट बना देंगे। एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम यूपी का मानचित्र पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में यूपी का फिजिकल मैप और रिवर पढ़ लेंगे। यूपी का मैप सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और सबसे ज़्यादा जिलों वाला क्या है, ये स्टेट है, राज्य है। तो इसके बारे में हमको पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, तो हम इसे दो पार्ट में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी स्टेट में है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में है। टोटल जनसंख्या कितनी है? 24 करोड़ जनसंख्या, लगभग 24 करोड़ जनसंख्या कहाँ है? यूपी में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश के राज्य में। ये इतना बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। यूपी से कुछ देश ही है जो इससे ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं। मतलब गिने चुने 4-5 देश हैं जो यूपी से ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं, और ये अकेला एक राज्य जो है इतनी जनसंख्या वाला है। जैसे देखा जाए तो अमेरिका, रूस, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया चुने देश हैं जो इससे ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं। और देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। बोलो। तो हम लोग देखते हैं यूपी को सबसे पहले से शुरुआत से शुरू करते हैं। तो चलिए, जनसंख्या है 24 करोड़ जनसंख्या है यूपी की। और जिले कितने हैं? टोटल 75 जिले हैं यूपी में। टोटल यूपी में 75 जिले हैं, और 76वां जिला बनने वाला है। वह अभी क्या है, प्रोसेस में है। क्या पता अगले साल बन जाए, लेकिन जब बनेगा तो हम अपडेट दे देंगे। तो अभी फिलहाल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं पूरे यूपी में। सभी जिलों को हमको कवर नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं जिलों को हमें क्या है, पढ़ना है। तो चलिए हम लोग लाइन से शुरू करते हैं, और उसके बाद देखते हैं सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी, ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ये लखीमपुर खीरी। ये क्या है? सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। और फिर देख लेते हैं सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला क्या है? हापुड़ जिला। हापुड़ जिला सबसे छोटा जिला है। ये जो है, ये हापुड़ जिला सबसे छोटा जिला है। तो इन दो चीज़ों को तो याद रखना पड़ेगा। यूपी से सटे राज्य कौन कौन से हैं और देश कौन कौन से हैं यूपी से सटे? देखा जाए तो टोटल यूपी से सटे 7 राज्य हैं और एक देश है, नेपाल। हम लोग चलिए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य और देश हैं जो यूपी से सटे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नेपाल। नेपाल क्या है? ऊपरी क्षेत्र में यूपी से लगा हुआ है। उसके बाद दाहिने ओर देखते हैं तो बिहार लगा हुआ है, नीचे की ओर झारखंड है, फिर इस साइड देखते हैं मध्य प्रदेश है, फिर पूर्व की ओर क्या है, ये पश्चिम की ओर क्या है, राजस्थान है, फिर एक दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, फिर एक हरियाणा है, उसके बाद उत्तराखंड है। टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 राज्य, मतलब एक उसमें से दिल्ली आ जाता है, बाकी 6 राज्य और एक देश नेपाल क्या है, यूपी से लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यूपी में कितने संभाग है टोटल। देखा, ये जो मैंने मार्क किया हुआ एक भाग को दर्शाता है, ये इस भाग को दर्शाएगा, ये इस भाग को, और ये इस भाग को, और ये नीचे का भाग को, और ये बीच का भाग को। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले ऊपर का देख लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी प्रदेश कहा जाता है। मतलब ये पश्चिम की ओर है तो इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी प्रदेश कहा जाता है। इससे पहले तो देखेंगे तो उत्तराखंड यूपी में ही जुड़ा हुआ था, यूपी का हिस्सा था। सन 2000 में उत्तराखंड टूट के अलग हुआ, तो क्या है, ये अलग राज्य बन गया, तो वो अब अलग हो गया। अभी क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, अभी यूपी में है। तो सबसे पहले ये पश्चिमी प्रदेश, ये क्या है, पश्चिमी प्रदेश है। इसे और क्या कहा जाता है? उसे रुहेलखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुहेलखंड। इसे क्या कहा जाता है? रुहेलखंड। इसे बाद में हम लोग समझाएंगे, पहले ऐसे ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर ये नीचे, उसके बाद इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अवध का मैदान। मतलब ये वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अवध का मैदान कहा जाता है। और ये वाले क्षेत्र क्या कहा जाता है? रुहेलखंड कहा जाता है। और ये वाले क्षेत्र को कहा जाता है पूर्वांचल। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। तो कुछ कुछ भाग है जो बांटे गए हैं। और नीचे वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड कहा जाता है। मतलब ये बुंदेलखंड का एरिया है, तो इसमें क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसे क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड कहा जाता है। और बीच का जो एरिया बचा हुआ है, इसे गंगा का मैदान कहा जाता है। मतलब ये जो एरिया है वो गंगा बेसिन में आ जाता है, जिसे गंगा का मैदान कहा जाता है। जहाँ नदियाँ होती है उस क्षेत्र को क्या होता है? मैदान कहा जाता है। तो ये क्या है? बीच का क्षेत्र है। तो 1 2 3 4 5
तो टोटल हमने इसे 5 भागों में बांट दिया है, 5 भागों में बांटा हुआ है। ये 1 2 3 4 5 भागों में इसे क्या है बांटा हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग एक एक जिले को पढ़ते हैं, क्या उनमें खास बात है, क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एक एक चीजों को लाइन से। सबसे पहले देखते हैं सहारनपुर। ये जो है ये सहारनपुर सबसे पहले। तो सहारनपुर में क्या है, तो सहारनपुर में सबसे बड़ा मदरसा है, सबसे बड़ा मदरसा है पूरे राज्य का। सबसे बड़ा मदरसा कहाँ है, पढ़ाई के लिए बहुत ही फेमस है, कौन सा जगह है, सहारनपुर। ये क्या है, सबसे ऊपरी सबसे उत्तरी क्षेत्र में आता है। यूपी का सबसे ऊपरी जिला कौन सा है, सहारनपुर जिला है, तो इसे क्या कहेंगे, सहारनपुर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बागपत। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बागपत से हुई थी। बागपत क्या है, एक क्षेत्र है, एक जिला है जहाँ पे क्या हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जहाँ से सबसे पहले ये वाले एरिया जो है आज भी डेवलप है, किस लिए, खेती के लिए। तो क्या है, यहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और यहाँ का जो खेती का जो विस्तार था बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से फैला था। और ये वाले क्षेत्र जो हो गए, ये पंजाब हरियाणा यूपी का ये जो क्षेत्र है खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा खेती होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद देख लेते हैं मेरठ। मेरठ तो आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा होगा मेरठ के बारे में, क्योंकि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई। तो 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी। मंगल पांडे कहाँ के थे, यहीं के थे, और यहीं से क्या हुआ था, 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। वो हिस्ट्री का इतिहास के बारे में है, उसे हम इतिहास के लेक्चर में कभी पढ़ा देंगे, ठीक है, पढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं में कागज उद्योग। यहाँ पे क्या है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मतलब यूपी का कागज उद्योग कहाँ पे है, मेरठ में है। ये हो गया। गाजियाबाद, ये जो है ये डेवलप्ड सिटी है, गाजियाबाद जो है डेवलप्ड सिटी में आ जाता है। ये जो है गाजियाबाद, नोएडा, मोदीनगर, ये तीनों क्या है, ये दिल्ली के एरिया में आ जाता है, मतलब है यूपी में लेकिन ये दिल्ली के एरिया में आ जाता है। इनका क्या है, कार्यालय यूपी दिल्ली में ही आता है। तो ये क्या है, डेवलप्ड सिटी है। ये गाजियाबाद, नोएडा, मोदीनगर डेवलप्ड सिटी में है। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस है, यहाँ पे उद्योग है, बड़े बड़े सिटी हैं, बड़े बड़े कारखाने, उद्योग, बहुत से उद्योग के लिए फेमस है। ये क्या है, 3 शहर क्या है उद्योग के लिए फेमस है, बहुत ही बड़े सिटी है। मोदीनगर तो दिल्ली में ही आ जाता है, क्योंकि दिल्ली क्या है, अब बड़ी हो गई है। दिल्ली पहले छोटी थी, अब दिल्ली बड़ी हो गई। ये जो दिल्ली का एरिया है अब यहाँ तक फैल गया है, देखिए यहाँ तक, तो ये क्या आ गया, दिल्ली में ही आ गया, ये ऐसा हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं नोएडा। नोएडा क्या है, एक डेवलप सिटी है, एक इंडस्ट्रियल सिटी है। बसाया गया था नोएडा को। नोएडा को किस लिए बसाया गया था, इंडस्ट्रीज के लिए। नोएडा का हम लोग देखते हैं फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपका नोएडा, ये नोएडा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ऑक्युपाइड इंडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब इसे क्या कहा जाता है, नेशनल ऑक्युपाइड इंडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब ये क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए इसे बसाया गया था नोएडा को। इसका फुल फॉर्म ये है। मुरादाबाद देख लेते हैं, ये क्या है, पीतल उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है मुरादाबाद। मतलब यूपी का पीतल उद्योग कहाँ का है, कहाँ है, मुरादाबाद में है। तो ये क्या है, इसलिए प्रसिद्ध है। हापुड़ तो मैंने बताया था सबसे छोटा जिला क्या है, हापुड़ है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक छोटे जिला है, इसलिए इसे मैंने लिखा हुआ है सबसे छोटा जिला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जिले हैं। तो कम से कम जीएस में इतना तो पूछ सकता है, इंडियन जीएस में, यूपीएससी में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि छत्तीसगढ़ का छोटा जिला कौन सा है, मतलब छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, ये पूछा हुआ था। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, ये पूछा था यूपीएससी में। तो क्या है, ऐसा चीज़ों को पूछा जाता है जो प्रसिद्ध हो या फिर किसी चीज़ के लिए वो फेमस हो। तो ये हापुड़ जिला हो गया। फिर हम लोग देखते हैं रामपुर के बारे में तो पता होगा, रामपुरी चाकू यहाँ से मिलता है। रामपुर यहाँ पे क्या है, चाकू उद्योग है, कहाँ से मिलता है, रामपुर से। और क्या है, साड़ी उद्योग भी कहाँ है, रामपुर में। यहाँ पे बहुत से साड़ियाँ बनती है। और रामपुरी चाकू, फिल्म वन में जो चाकू निकालता नहीं था खोल के, वो क्या है, रामपुरी चाकू आता था। कहाँ से बहुत प्रसिद्ध था, यहीं से आता था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बरेली में क्या खासियत है, यहाँ पे भारत का एयरफोर्स का बेस है। बरेली में सबसे, मतलब यूपी का सबसे बड़ा जो एयर बेस है वो कहाँ है, बरेली में है। इंडिया का एयरफोर्स का बेस है यहाँ पे, कहाँ, बरेली में है। चलो, इसलिए ये प्रसिद्ध हो गया है। और बरेली में क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं। बरेली मतलब घूमने के लिए अच्छी जगह है। गाने भी आपने सुने होंगे बरेली के बाजार में गाना आपने सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो क्या है, झुमका उमका यहाँ पे बनता है उसी का है। तो ये बरेली हो गया। मथुरा, कृष्ण भगवान की जन्म स्थली कहाँ है, मथुरा में है। मथुरा में एक जगह है, वृंदावन नाम है, वृंदावन।
भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो वो क्या है वृंदावन में रहते थे, मथुरा में रहते थे। मथुरा के अंदर ही क्या आता है, वृंदावन आता है। वृंदावन बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, भगवान कृष्ण की नगरी है छोटी सी, जहाँ बचपन में उन्होंने अपने जीवन को बिताया था। तो यहाँ पे क्या है, मथुरा है, भगवान कृष्ण यहाँ पे थे बचपन में। मथुरा में एक चीज़ है जो देखा जाए तो वहाँ के लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो मथुरा में एक और चीज़ है, तेल शोधन कारखाना। मतलब मथुरा में क्या है, एक तेल शोधन कारखाना है। मतलब यहाँ से तेलों को रिफाइन किया जाता है, जो ऑयल आता है, क्रूड ऑयल जो आता है विदेशों से, रिफाइन किया जाता है। कहाँ पे, मथुरा में। और जो इनसे रिफाइन हुआ जो तेल है वो सब जगह बढ़ जाता है। उनसे अलग अलग चीज़ बन जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, जेली, सनस्क्रीन, लोशन, वैसलीन, उन सब चीज़ों को बनाया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे आगरा है। आगरा में जो क्या है, ताजमहल फेमस है। आगरा में ताजमहल फेमस है। लेकिन जो मथुरा में जो तेल कारखाना है, तेल शोधन कारखाना है, उससे निकलने वाले धुएं की वजह से आगरा का जो ताजमहल वो पीला पड़ जा रहा है। आगरे का ताजमहल जो क्या है, पीला पड़ जा रहा है। ये इससे इफेक्ट पड़ रहा है किसके, ताजमहल के ऊपर। आगरा में जो ताजमहल है वो किससे बनाया हुआ है, संगमरमर के पत्थर से बनाया हुआ है। मैंने बताया था जब मैंने राजस्थान का मैप पढ़ाया था, संगमरमर का पत्थर कहाँ से लेके गए थे, राजस्थान से लेके गए थे। शाहजहां ने क्या बनाया था, यहाँ पे ताजमहल बनवाया था। किसके लिए बनवाया था, मुमताज, उसकी बेगम जो थी मुमताज के लिए उन्होंने ताजमहल बनवाया था। मतलब मुगल वंश जो थे उन्होंने बहुत सी चीज़ों का निर्माण करवाया था। और देखा जाए तो अकबर ने बहुत सी चीज़ों का निर्माण करवाया, जैसे दिल्ली में लाल किला बनवाया, मोती मस्जिद बनाया, चांदनी चौक बनाया, मदीना मस्जिद बनाया, मतलब जमा मस्जिद बनाया। बहुत सी चीज़ों का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। शाहजहां मुमताज से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसके याद में क्या बनाया था, ताजमहल बनाया था। और मुमताज के टोटल 14 बच्चे हुए थे, 14 बच्चे। मुमताज मतलब बहुत ही अच्छी सुंदर थी, इसलिए शाहजहां इतने उससे प्यार करते थे। और 14 को बच्चा हुआ मुमताज का, और वो मुमताज की मृत्यु हुई बच्चे को जन्म देते वक्त ही हुई। 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। उन्हीं के याद में क्या बनाया गया था, ताजमहल बनाया गया था। ये क्या है, बहुत ही फेमस है। 7 अजूबों में यही एक अजूबा यहाँ पे है भारत में, जिसे देखने बहुत लोग जाते हैं। आप लोग कभी फुर्सत मिले तो जाइए, देखिए, बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद हम लोग का ये आ गया फिरोजाबाद। अब लास्ट मतलब ये पश्चिमी प्रदेश का आखिरी ये जिला आ गया फिरोजाबाद। अलीगढ़ एक और चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पे क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। मतलब ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसे क्या कहा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक और यूनिवर्सिटी है BHU, मतलब बनारस में है। ये बनारस कहाँ पे है, ये देखिए, ये वाराणसी, इसी को ही बनारस कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक यूनिवर्सिटी है BHU, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ है, BHU कहाँ है, वाराणसी में है, बनारस में है। और अलीगढ़ में क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ है, अलीगढ़ में। बहुत ही 2 यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है पढ़ाई के लिए, पूरे विश्व से लोग आते हैं पढ़ने के लिए इन दोनों जगह में। इसमें क्या है, ज़्यादातर मेडिकल की चीज़ों को पढ़ाई किया जाता है। इसमें एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है पढ़ाने के लिए। और ये 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे है जो पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर कोई भी पढ़ सकता है। और सिर्फ BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिर्फ हिंदू लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग पढ़ सकते हैं। बस ये नाम है, इसको जो बनाया है उसी नाम से ये है। तो क्या है, ये 2 इसमें फेमस है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये क्या है, बहुत ही फेमस है। अब हम देख लेते हैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, मतलब फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। यहाँ पे चूड़ियाँ बनाया जाता है। यूपी का सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ कहाँ बनती है, फिरोजाबाद में। यहाँ पे लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती है। मतलब एक पेड़ होता है जिसमें से क्या है, लाख निकाला जाता है, लाख का पेड़ होता है, उसको गला के उसमें क्या बनाया जाता है, चूड़ियाँ बनाया जाता है। मतलब वो प्योर प्लास्टिक नहीं रहता, वो लाख की चूड़ियाँ होती है। ये क्या है, कंगन वंगन जो बनते हैं वो लाख से बनते हैं। तो फिरोजाबाद इसीलिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के प्रसिद्ध है। और इसमें क्या है, ये कांच निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में क्या है, कांच का निर्माण होता है। तो क्या है, कांच के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। तो हमारा ये वाला एरिया पूरा हो गया कंप्लीट। ये दिल्ली जो है यहाँ पे है, आधा यूपी के अंदर है दिल्ली। देखा जाए तो ये दिल्ली यहाँ से पूरा ऐसा अंदर एरिया है, यूपी के भी अंदर में है। ये जो पश्चिमी प्रदेश हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे ये वाले क्षेत्र, मतलब अवध का मैदान। इस वाले क्षेत्र में क्या क्या जिले हैं महत्वपूर्ण, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वाला एरिया को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये आता है पीलीभीत। ये जो है पीलीभीत वो तराई क्षेत्र है, मतलब ये क्या है, थोड़ा दलदली क्षेत्र है। यहाँ पे नदियाँ क्या है, बहुत सारी नदियाँ यहाँ से गुजरती है। तो ये क्या है, उपजाऊ बहुत है यहाँ पे बहुत से खेती कर सकते हैं। थोड़ा तराई क्षेत्र है, कहा जा सकता है पीलीभीत को। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लखीमपुर खीरी।
मैंने बताया था कि यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी क्या है, सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। और इसमें क्या प्रसिद्ध है, इस जिले में क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क ये एक टाइगर रिजर्व है, मतलब एक नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे जानवर जो है शेर वेर खुला घूमता रहता है। यहाँ पे इंसान, नेशनल पार्क ऐसा एरिया है जहाँ पे इंसान गाड़ियों में बैठ के जाता है देखने के लिए, और वहाँ पे जानवर खुला रहता है, पिंजरा में नहीं रहेगा, खुला रहेगा, और इंसान पिंजरा के अंदर रहेगा। नॉर्मली अगर आप जीप में बैठ के जाएंगे नेशनल पार्क में तो जो शेर वेर है कुछ नहीं करेगा आपको, वो लगेगा एक तरीके का पेड़ है, एक तरीके का क्या है, वो इन्वायरमेंट का हिस्सा बन गया है। जो गाड़ी जो हो गया है वो इन्वायरमेंट का हिस्सा बन गया है। पहले इस पर रिसर्च किया गया, तो इससे क्या हुआ, जब कोई नेशनल पार्क था वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सी जो बंद पड़ी गाड़ियाँ थी उनको ले जाके नेशनल पार्क में रख दिया। कई सालों तक उसे रख दिया, 10-15 सालों तक उसे क्या किया, नेशनल पार्क में रख दिया। तो क्या है, वहाँ के जो जानवर है वो हैबिटेट हो गए उस चीज़ को देख देख के, क्योंकि ये भी क्या है, उनके प्रकृति का एक हिस्सा है। तो इसीलिए क्या है, वह गाड़ियों को जो देखते हैं वो नेचुरल का चीज़ है। जैसे पेड़ हिल रहा है वैसे गाड़ी हिल रहा है, उनके लिए वो एक पेड़ ही है, मान चलिए चलता हुआ पेड़, वो उनको उतना इंपॉर्टेंट नहीं देखते। उसके अंदर जो बैठा है उसे भी वही उसका हिस्सा समझ लेते हैं। तो क्या है, वो अटैक नहीं करते हैं किसी इंसान के ऊपर। अगर कोई गाड़ी के अंदर बैठा है तो उस पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर गाड़ी से उतर गया और उतर के वो देख लिया अकेला, हाँ ये जानवर है, इसका गर्दन दिख रहा है, पकड़ लेगा। जिसका गर्दन दिखा उसको वो पकड़ लेगा, ऐसा है। और गाड़ी के अंदर रहेगा तो वो नहीं पकड़ेगा, ऐसा हो गया। इन गाड़ी के बाहर नहीं निकल सकते, अगर निकलना है तो देख देख के निकलना पड़ता है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी, गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध को बिहार के गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब यहाँ पे क्या है, उन्होंने अपना उपदेश दिया था। सबसे पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था, उसके बाद जो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया था। यहाँ पे एक उंगली कटुआ वाला डाकू रहता था जो उंगली काट लेता था किसी का, मतलब सबका उंगली काट के रखता था। तो क्या हुआ, जब महात्मा बुद्ध यहाँ से गुजरे तब महात्मा बुद्ध का सामना हुआ उस डाकू से, और डाकू ने भी महात्मा बुद्ध का उंगली काटने का सोचा। तो महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि क्यों तुम ऐसा करते हो। तो इससे एक डर बैठता है, खौफ बैठता है, मतलब लोगों के बीच में अपना एक खौफ बैठाना, ऊंचा स्तर बिठाने के लिए क्या करता था, वो डाकू उंगली काट लेता था। तब महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया, कहा कि तुम अगर खुले नहीं घूम सकते, अगर तुम इतना जुर्म करके, इतना अपराध करके अगर तुम खुले नहीं घूम सकते तो तुम्हारा आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। तुमको डर के रहना पड़ता है, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुमको खुद को डर के रहना पड़ता है। अगर सामान्य इंसान जब बाजार में खुले घूम सकता है तो क्या है, वो स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं है। और जो तुम बाजार में खुले नहीं घूम सकते तो समझ जाओ कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, मतलब तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम क्या है, दबे हुए, तुम डर में हो, डर में जी रहे हो। तो महात्मा बुद्ध ने इसे उपदेश दिया था, और इसको लगता था कि मैं सबसे बड़ा बन गया हूँ, सबसे शक्तिशाली बन गया हूँ। तुम शक्तिशाली नहीं हो, सबसे कमजोर बन गए हो तुम। तो ऐसा उन्होंने समझाया था। तो क्या हुआ, ये जो है डाकू महात्मा बुद्ध के शरण में आ गया और उन्हीं के उपदेश में आगे चलने लगा, उन्हीं के ग्रुप को ज्वाइन करके आगे चलने लगा। तो ये कहानी है, इतिहास का कहानी है, इतिहास में आप पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। भगवान श्री राम की जन्मस्थली क्या है, अयोध्या है। मतलब अयोध्या जो है ये भगवान राम के स्थल है, राम के जन्म स्थल है अयोध्या। यहाँ पे बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है भगवान श्री राम लला का, अयोध्या में बहुत ही भव्य मंदिर बना है। अभी जैसे जनवरी में ही 2025 जनवरी में ही क्या हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था, जो बहुत ही भव्य मंदिर, बहुत ही बड़ा मंदिर है। इसमें एक ऐसा टेक्नोलॉजी लगाया गया है जो सूरज की जो किरणें हैं उन्हें सीधे राम लला के मस्तक में सूर्य दर्शन कराया जाता है भगवान राम लला का। तो ये एक नया यहाँ पे एक किया गया है। सरयू नदी है यहाँ पे, मतलब सरयू नदी के किनारे में ही क्या है, राम मंदिर है और राम लला का स्थान है। और यहाँ पे क्या है, एक एयरपोर्ट बना हुआ है, मतलब अयोध्या में एक एयरपोर्ट बना हुआ है जो राम लला के दर्शन के लिए जा सकते हैं, सीधे अयोध्या उतर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, आप जा सकते हैं। रायबरेली, रायबरेली क्या है, सोनिया गांधी का चुनावी क्षेत्र है, क्या है, रायबरेली। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं रायबरेली में, मतलब जो इंडियन रेलवे है उनके बोगी के डिब्बे बनाए जाते हैं, मतलब बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है रायबरेली में, ये एक है। और उसके बाद क्या है, अमेठी, राहुल गांधी का चुनाव क्षेत्र कौन सा है, अमेठी में है। अभी तो फिलहाल ये वहाँ साउथ में चले गए हैं, केरल में, लेकिन पहले क्या था, अमेठी था। अब हम लोग देख लेते हैं लखनऊ। लखनऊ के बारे में तो सुना होगा, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, मतलब लखनऊ बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं लखनऊ में, इसीलिए कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। तो ये कहा जाता है।
लखनऊ क्या है, मतलब यूपी का राजधानी है लखनऊ। ये क्या है, यूपी का कैपिटल है। इसे क्या कहा जाता था, पहले इसे क्या कहा जाता, अवध कहा जाता था। मतलब ये पहले इसका नाम अवध था, अभी इसका नाम क्या कर दिया, लखनऊ कर दिया गया है। ये क्या है, पूरे यूपी का क्या है, एक कैपिटल है, मतलब राजधानी है लखनऊ। यहाँ पे क्या है, इमाम बाड़ा है, बहुत ही प्रसिद्ध है इमाम बाड़ा लखनऊ में। आप जाएंगे तो इमाम बाड़ा बोलने से आपको पहुँचा देगा। तो ये क्या है, गोमती नदी के किनारे में है, मतलब एक गोमती नदी के किनारे में इमाम बाड़ा है और लखनऊ का बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, एरिया है ये। कौशाम्बी में एक अशोक स्तंभ मिला था, मतलब जब अशोक ने अशोक स्तंभ यहाँ पे बनवाया था, अशोक ने एक स्तंभ बनवाया था, अशोक स्तंभ कहा जाता है। वो शेर के निशान वाला है, शेर का जो निशान है अशोक स्तंभ है। तो क्या है, यहाँ का जो अशोक स्तंभ था उसको अकबर ने इलाहाबाद लेके चला गया। अकबर जो था उसे इलाहाबाद लेके चला गया अशोक स्तंभ को। अभी क्या है, अशोक स्तंभ कहाँ पे है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में वह एक मतलब म्यूजियम में रखा गया है। तो हमारा ये वाला एरिया तो हो गया, ये वाला एरिया हो गया ऊपर का, और बीच का गंगा का मैदान, ये वाला एरिया भी हो गया। ये हमारा ऊपर का एरिया हो गया, ठीक है, अवध का मैदान और गंगा का मैदान। ये दोनों क्षेत्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बच गया, ये नीचे वाला और ये लास्ट वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे का पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट वाले को पढ़ेंगे, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड, और इसे क्या कहा जाता है, पूर्वांचल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बुंदेलखंड पढ़ लेते हैं, फिर पूर्वांचल। उसके बाद हमारा फिजिकल पॉलिटिकल मैप खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में नदियाँ, क्षेत्र, नेशनल पार्क, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देख लेते हैं कानपुर। कानपुर पढ़ लेते हैं। कानपुर क्या है, ये उद्योगों के लिए फेमस है कानपुर। कानपुर में बहुत सारे उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं कानपुर में। वहाँ से क्या होता है, कानपुर में क्या है, बहुत सारे उद्योग फैक्ट्री लगे हुए हैं। वहाँ से बहुत सारा जो कचरा होता है वह निकल के कहाँ चले जाता है, गंगा नदी में चले जाता है, जिससे गंगा नदी क्या होती है, दूषित होते जाती है। और इसे रोकने वाले भी नहीं है, उतने रोकने वाले सरकार भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है। वह गंगा को साफ करने के नाम पर टैक्स लगाती है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। इन चीज़ों को रोक लगाना बहुत ही जरूरी है। कानपुर में एक IIT है, IIT कानपुर, मतलब जैसे IIT बॉम्बे है वैसी IIT कानपुर है। पढ़ाई के लिए IIT क्या है, फेमस है कानपुर में, IIT कानपुर। और क्या है, चमड़ा उद्योग। कानपुर में चमड़ा उद्योग है, यह एक प्रसिद्ध है कानपुर में चमड़ा उद्योग के नाम पे। कन्नौज किसकी राजधानी थी, राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। मतलब जो भारत के जो अंतिम राजा थे, जो हमारे इतिहास में भारत के जो बहुत ही अंतिम शक्तिशाली राजा जो थे, हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन जो थे वो पूरे इंडिया, मतलब पूरे भारत के क्षेत्र को कवर करते थे। और कन्नौज क्या है, हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी कन्नौज। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज में कब्जा करने के लिए बहुत से लोग आए, इधर से भी लोग आए, यहाँ से मतलब तीनों तरफ से आए, दक्षिण भारत से आए, पूर्वी भारत से आए और ये पश्चिमी भारत से आए, इन पर कब्जा करने के लिए। जब कन्नौज के हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो कन्नौज को बहुत सारे क्षेत्रों ने क्या आधा आधा बांट लिया, बहुत से राजाओं ने आधा आधा बांट लिया, यहाँ से बांट लिया। हर्षवर्धन के मरने के बाद एक 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम, एक 17 साल का लड़का इनकी राजाओं को हरा के चला गया। एक 17 साल का लड़का कन्नौज में बैठे राजा को हरा के चला गया। बताओ, बाहर से आया हुआ लड़का, सिर्फ एक 17 साल का था, युद्ध किया और कन्नौज के इतना बड़ा जो क्षेत्र था कन्नौज, उसको हरा के चला गया। ऐसा स्थिति हो गया था भारत का। वो इतिहास का चीज़ है, हमें इस इतिहास में पढ़ लेंगे। और उसके बाद देख लेते हैं झांसी। झांसी के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। ये तो आपने कहानी सुनी होगी, कहावत सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी, ये जो झांसी है वो झांसी एक राजधानी था उस समय, 1857 की बात है। झांसी क्या है, एक ग्वालियर की राजधानी थी। ये जो हिस्सा था पूरा एक ग्वालियर का हिस्सा था। ग्वालियर की राजधानी क्या थी, झांसी थी। और झांसी की रानी कौन थी, मनुबाई, मतलब मनुबाई उसका रियल नाम था। उन्हें क्या कहा जाता था, झांसी की रानी कहा जाता था। मनुबाई जो थी एक मराठी थी, मतलब एक मराठा साम्राज्य से आती थी और एक मराठी थी, बहुत ही शक्तिशाली थी। और देखा जाए तो उनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई थी, वो उनका कोई वंशज नहीं था, तो उन्होंने दत्तक पुत्र लिया हुआ था। उन्होंने मतलब किसी और को अपना पुत्र बना लिया था और उसे क्या हुआ था, अपने राजगद्दी सौंपने वाली थी। तो क्या हुआ, 1857 में क्यों उन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि 1856 में जब डलहौजी ने नीति लाया था कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी एरिया, शासित एरिया जो राजाओं के बीच में है, अगर उसका कोई पुत्र ना हो तो वो जो राज्य क्षेत्र आ जाता था वो ब्रिटिश के अंदर आ जाता था। ये उन्होंने नियम बनाया हुआ था। तो
जब रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने दत्तक पुत्र को लिया था। तो उन्होंने दत्तक पुत्र को ब्रिटिश वालों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश सरकार में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कोई पुत्र नहीं है, मतलब आपका कोई वंशज नहीं है जो इस क्षेत्र को चला सके। तो वो इसके विरोध में क्या हुआ, झांसी की रानी ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, और बहुत अच्छे से लड़ी थी और सबसे मर्द की तरह लड़ी थी, इसलिए क्या कहा जाता है उसे, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, मतलब एक मर्द की तरह लड़ी थी। तो तब हो गया जब एक महिला को मारने के लिए पूरे अंग्रेजों ने पूरे महल को घेर लिया और एक अपने बच्चे को यहाँ पे कंधे में बांध के वो लड़ी थी। ऐसे ऐसे महिलाएं पैदा हुए हमारे भारत में। झांसी की रानी इतिहास का बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी कहानी है झांसी की रानी के बारे में, इतिहास में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से। ओके, झांसी में एक जंक्शन है, मान के चलिए एक हाईवे का जंक्शन है, मतलब एक रेलवे का भी जंक्शन है और हाईवे का भी जंक्शन है झांसी में। यहाँ से आप पूरी दुनिया के किसी भी एरिया में जा सकते हैं। अगर आपको नॉर्थ में जाना है तो ऊपर, साउथ में जाना है तो नीचे, पूरब में जाना है तो इधर और पश्चिम में जाना है तो इधर, मतलब एक जंक्शन है बहुत बड़ा। आप वहाँ से पूरी इंडिया में जा सकते हो। अब देख लेते हैं चित्रकूट। रामायण में भगवान राम ने वनवास काटे थे 14 वर्ष का। 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने चित्रकूट में यहाँ पे स्थान लिया था, जो एक उनका वनवास का एरिया था चित्रकूट। यहाँ पे उन्होंने शिव भगवान की मूर्ति बनाई थी, मतलब शिव भगवान का एक शिवलिंग बनाया था और स्थापित किया था चित्रकूट में। इसीलिए क्या है, चित्रकूट प्रसिद्ध है इसलिए। अब हम लोग देख लेते हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसे क्या कहा जाता है, पूर्वांचल कहा जाता है ना। इस वाले हिस्से को हम लोग पूरा कर लेते हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, उसके बाद हमारा पॉलिटिकल मैप खत्म हो जाएगा। कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? कुशीनगर यहाँ पे महात्मा बुद्ध जो थे यहाँ पे अंतिम उपदेश दिए थे अपना, मतलब कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। किसी ने उन्हें जहर दे दिया था जिस वजह से उनकी वहाँ मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिया हुआ था, किसमें, कुशीनगर में। ये क्या, इसीलिए क्या है, ये क्या है, पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना आखिरी उद्देश्य कहाँ दिया था, मतलब कुशीनगर में दिया हुआ था, और उस वहीं पे उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये है। फिर है गोरखपुर। गोरखपुर में क्या है, एक एयरफोर्स स्टेशन है गोरखपुर में, मतलब मिलिट्री का एक एयरफोर्स स्टेशन है गोरखपुर में। ये क्या है, जंगल क्षेत्र है। गोरखपुर जो है वो जंगली क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ जंगल को काट के एक एयरफोर्स का वो बनाया है, स्टेशन बनाया हुआ है। कभी कभी क्या युद्ध में एक जो हाईवे है, मतलब एक युद्ध में जो एयरपोर्ट है उसमें क्या है, एयरपोर्ट को आधा बांट दिया गया है। एक आधे एयरपोर्ट में क्या है, मिलिट्री का एयरबेस है, मतलब वो क्या है, स्टेशन है, और एक क्या है, पब्लिक के लिए है, मतलब उसे आधे बांट दिया गया। लेकिन गोरखपुर में अगर कोई फ्लाइट है, अगर कोई यात्री अगर वहाँ से जाता है तो गोरखपुर में स्टेशन में एयरपोर्ट में किसी को फ़ोटो खींचने के अलाउ नहीं है। वहाँ पे आप कोई फ़ोटो नहीं खींच सकते, अगर फ़ोटो खींच देगा तो आपको सीधा ले जाएगा अंदर, जेल। तो यहाँ पे क्या है, एक एयरबेस है गोरखपुर में मिलिट्री का, और ये थोड़ा जंगली एरिया है। एयरपोर्ट में 2 रनवे होते हैं, एक क्या होता है, लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए होता है, और एक सर्विस लेन होता है। और वहाँ सर्विस लेन से आके एक क्या क्या होता है, डक हो जाता है, यहाँ पे एयरप्लेन यहाँ पे आके स्टैंड आ जाता है, स्टैंड। तो इस तरीके से क्या है, बना हुआ रहता है। तो एक क्या है, यहाँ पे एक और गया है, इस तरीके से एक और गया है, लाइन गया हुआ है। ये जो है, ये जो रनवे है ये जंगल की ओर गया हुआ है, मतलब जंगल के अंदर गया हुआ है। अगर कोई युद्ध हुआ तो युद्ध में अगर ऊपर से सैटेलाइट से अगर कोई देश हम पे नज़र रख रहा हो, और वो हमारे जो यहाँ पे मिराज खड़े हैं, बड़े बड़े जो फाइटर जेट खड़े हैं, अगर कोई उसे उड़ा दे तो कितना खर्चा होगा, तो उसे छुपाने के लिए जंगल में से छुपा दिया जाता है। और यहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, फ़ोटो खींचने पे क्या जेल हो जाता है। वाराणसी, इसका पुराना नाम क्या था, बनारस। बनारस बहुत ही पुराना नाम था, लेकिन अभी भी क्या है, बनारस बोलते हैं उसे। वाराणसी उतना कोई यूज नहीं करता है, जिसे क्या है, अभी भी लोग बनारसी कहते हैं। बनारसी पान, बस बनारसी साड़ी क्या है, इस यहाँ पे फेमस है। बनारसी पान, बनारसी साड़ी क्या है, यहाँ पे फेमस है, सुना होगा आपने। ये जो है बनारस, इसे क्या कहा जाता है, वाराणसी कहा जाता है अभी के डेट में। बनारस में ही क्या है, सारनाथ। यहीं पे क्या है, सारनाथ। भगवान बुद्ध ने जब गया में अपनी मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहला उद्देश्य कहाँ दिए थे, वो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में क्यों दिए थे, क्योंकि उनके जो अनुयायी थे, उनके जो साथी थे, मित्र थे, वो सारनाथ में तपस्या कर रहे थे। तो जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया गया में, तो वो सारनाथ आए वापस। जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो वापस सारनाथ आए, अपने मित्रों को कहा कि यहाँ नहीं मिलेगा ज्ञान, बिहार जाओ। तो पहला उपदेश यहीं पे देने आए थे सारनाथ में अपने मित्रों को। उसके बाद यहाँ से देख के ऐसे सीधे चले गए। भारत का सबसे रेलवे का बड़ा जंक्शन कहाँ है, सारनाथ में, मतलब बनारस में है।
मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, देखा जाए तो 2 किलोमीटर तक का क्या है प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पढ़ाई होती है, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई होती है। कहाँ? BHU में। बहुत से मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मतलब लॉ की पढ़ाई, सभी चीज़ों की पढ़ाई कहाँ होती है? BHU यूनिवर्सिटी में बहुत सी चीज़ों की पढ़ाई होती है। बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर कोई BHU चला गया तो समझिए उसका लाइफ सेट हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई होती है, यहाँ पे इलाज भी होता है BHU में। जो नए नए जो डॉक्टर बनते हैं वो उनका क्या ट्रेनिंग करते हैं यहाँ BHU में। जो पेशेंट आते हैं BHU में एडमिशन लेके अपना इलाज करवा सकते हैं, वो भी फ्री में, कम से कम पैसे देके अपना इलाज करवा सकते हैं BHU में। कोई भी एक मेडिकल कॉलेज जो है, ठीक है, वो कहाँ होगा? हॉस्पिटल के बाजू में ही होगा मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वहाँ से पढ़ने के बाद तो वो वहाँ पे प्रैक्टिकल करने जाएंगे हॉस्पिटल में। इसीलिए क्या है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है, तो यहाँ पे क्या है, लोगों का इलाज भी किया जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रयागराज। प्रयागराज को क्या कहा जाता था? इलाहाबाद कहा जाता था। पहले के डेट में प्रयागराज को ही क्या कहा जाता था? इलाहाबाद। प्रयागराज, यहाँ पे अभी कुंभ का मेला हुआ था प्रयागराज में 140 साल बाद, मतलब 140 साल के बाद में क्या हुआ था, यहाँ पे कुंभ का मेला हुआ था। तो देखा जाए तो बहुत ही प्रसिद्ध कुंभ का मेला था, बहुत लोग आए थे, भीड़ बना था, बहुत से यहाँ पे घटनाएं भी हुई, इतना भीड़ हो गया था, इतने सारे लोग यहाँ पे कुंभ में आए थे मेले में घूमने, अपनी डुबकी लगाने के लिए, पाप को धोने के लिए। यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद में ही है। बहुत ही बड़ा हाई कोर्ट है यहाँ पे। फिर है सोनभद्रा। सोनभद्रा एक संगमी क्षेत्र है जहाँ पे सोन नदी और रिहन नदी आके यहाँ पे मिलते हैं, और ये कहाँ पे जाते हैं? गंगा में मिल जाते हैं। यहाँ पे एक जगह है रावतगंज। यहाँ पे क्या होता है, रिहन नदी पे एक बांध बना हुआ है, मतलब सोन नदी और रिहन नदी पे एक बांध बना हुआ है। उसमें उस बांध में क्या, एक झील बना हुआ है, मतलब उस बांध से एक झील का निर्माण हो गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहा जाता है, मतलब यहाँ पे जो झील है उसे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहा जाता है। इस झील को, बहुत ही बड़ा झील है। तो हमारा पूरा पॉलिटिकल मैप अभी पूरा कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हमारा पूरा क्या है, पॉलिटिकल नक्शा था जो हमें इम्पोर्टेंट था और एग्जाम के हिसाब से हमने को पढ़ना था। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये जो है पॉलिटिकल मैप कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हम लोग पढ़ेंगे नदियाँ, मैदान, पठार, पहाड़, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे।